हम कल टॉपिक कर रहे थे फेम एंड सक्सेस करप्ट मोर देन द एलिवेट। हमने स्टार्ट ले लिया था, एग्रीमेंट चल रहा था स्टेटमेंट का, स्टोरी से स्टार्ट किया, नरेशन से। फिर हमने तो मिराज ऑफ फेम, इल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर एंड द लॉस ऑफ सेल्फ देखा। द एडिक्शन नेचर ऑफ वैलिडेशन देखी। फीलिंग ग्रीड एंड फ्यूलिंग ग्रीड एंड फियर। द सेडक्शन ऑफ पावर देखी, अ टेस्ट फ्यू कैन पास। नेक्स्ट हेडर है, कल वाले की कंटिन्यूशन में ही है जी आज। नेक्स्ट हेडर है द ट्रांजिएंस ऑफ फेम एंड सक्सेस, fear of the inevitable। देखिए, जो फेम एंड सक्सेस है, इसकी जो फ्लीटिंग नेचर होती है ना, बड़े थोड़े अरसे के लिए, ट्रांजिएंट नेचर, फ्लीटिंग नेचर, ये मोस्ट करप्टिंग होती है। ये एलिवेट तो करती है, कैसे? ये एक सेंस ऑफ इमॉर्टैलिटी बना देती है। आपको लगता है आप इनविंसिबल हैं, आपको तो अब कभी आपकी जो ऊंचाई है उसको कभी तनजली नहीं है जी। ये जो विक्ट्री मिल गई आपको, जो फेम एंड सक्सेस मिल गई, ये फॉर एवर लास्ट करेगी जी। ये जो सेंस ऑफ एलिवेशन है, ये अपरेंट बन जाती है ओवर द टाइम। जब ये अपरेंट बन जाती है और जब ये रियलाइजेशन होती है, तो ये रियलाइजेशन डेस्परेशन को ब्रीड करती है। और इंडिविजुअल्स को मजबूर करती है कि वो अनएथिकल मेजर्स लें, जिससे वो अपनी स्पॉटलाइट का टाइम एक्सटेंड कर सके। इसमें वो जो एलिवेशन का फैक्टर है, वो जो इल्यूजन ऑफ परमानेंस है ना, जो एलिवेशन है, इल्यूजन ऑफ परमानेंस, वो इंडिविजुअल्स को कंपेल करता है कि वो एम हाई करें, ऐसी लेगेसीज को लीव करें जो कि आउटलास्ट करें। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। जो मोर करप्शन है, वो उस डर से निकलती है जब आप रेलिवेंस को खैराबाद कह देते हैं, आप रेलिवेंट नहीं रहते। जब आप रेलिवेंट नहीं रहते ना, फिर ये डेस्परेट एक्ट्स की तरफ आप जाते हो। वो मैनिपुलेटिंग पब्लिक परसेप्शन बन जाती। इसी चीज को हेराक्लाइटस, इसका हमने ऐसे भी किया था, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट।
तो इसका जो आइडिया ऑफ इम्परमानेंस है ना, आइडिया ऑफ चेंज, आइडिया ऑफ इम्परमानेंस, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है जी दुनिया में, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स। इसके ऊपर तो मेरी वीडियो भी थी एक इंस्टाग्राम पे। तो जो उन ट्रांजिएंट चीजों पे क्लिंग कर लेते हैं ना, जैसे फेम, पॉपुलैरिटी, तो वो जब इस इम्परमानेंस को, ट्रांजिएंस को, इस फ्लक्स को वो क्लिंग कर लेते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हमेशा रखें, तो फिर वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। व्हेन दीज फ्लक्सेस और पॉपुलैरिटी और फेम फेड अवे, हमेशा नहीं रहती वो चीज। इसमें आपको लिंडसे लोहन की एग्जांपल मिलती है। लिंडसे लोहन बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन इसके बड़े पब्लिक स्कैंडल सामने आए, इसका बड़ा रेकलेस किस्म का बिहेवियर सामने आया कि मैं लाइट लाइट में लाऊं। लेकिन वो जो उसका रेकलेस किस्म का बिहेवियर था ना, उसकी डेस्परेशन थी कि उसकी जो फेम थी वो खत्म हो रही, कम हो रही थी, तो वो डेस्परेट हो गई। ठीक है, समझ आती है? हाँ जी, कल वाला कोई डिस्टॉर्शन नहीं है जी, आपका नेट खराब होगा, मेरी तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। खत्म करना है आज यार हमने। नेक्स्ट है द वैनिटी ऑफ कंपैरिजंस, फीडिंग एनवी एंड इनसिक्योरिटीज। फेम एंड सक्सेस जब किसी को हासिल होता है, तो वो इंडिविजुअल कांस्टेंट कंपैरिजंस में फंस जाता है, जिससे साइकिल ऑफ विशियस साइकिल, एनवी एंड इनसिक्योरिटीज पैदा होता है। कांस्टेंट कंपैरिजन है, कभी ना खत्म होने वाला एंडलेस कंपटीशन, और ये कंपटीशन बड़ा अनहेल्दी चला जाता है। वो इंडिविजुअल नीड महसूस करता है कि वो हर टाइम आउट परफॉर्म करे, और उसकी जो पास्ट अचीवमेंट्स भी होती हैं वो उसके सेल्फ वर्थ को करप्ट कर देती। देखें, इसमें एलिवेशन का फैक्टर तो है, वो जो कंपैरिजंस हैं, कंपैरिजंस ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं। जब हमने एआई वाला एसए किया था ना, एसए या पता नहीं बुक करवाई थी आपको मैंने, तो उसमें मैंने आपको एक मतलब बताई थी, शॉर्टकमिंग बताई थी एआई की, कि जो एआई होती है ना, वो बाइस्ड नहीं होता। मतलब रोबोट बायस नहीं हो सकता, जब वो बायस नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी। मतलब अगर वो बायस नहीं है तो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, वो क्रिटिसिज्म नहीं है तो लर्निंग नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मार्क है जी। ये वो कहता है
मुझे ऑथर का नाम भूल गया। द मिथ ऑफ एआई किताब का नाम है। तो बायस होना, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर जब बायस्ड होती है तो ही वो क्रिटिकल होती है, तो ही उसमें इंप्रूवमेंट आती है, तो ही इनोवेशन लेके आता है वो इंसान। एलिवेशन तो है इसमें, उसको एक पुश मिलती है कि वो रिफाइन करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। टॉक्सिक राइवलरी बनना शुरू हो जाती है। उससे सेल्फ स्टीम खत्म। स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है ना, एक स्पोर्ट्समैनशिप, उसकी स्पिरिट खत्म। रिसेंटमेंट बनना शुरू हो जाती है। तो लोग फिर रुकते नहीं कहीं, कंटेंटमेंट कहीं गुम हो जाती है। प्रायोरिटाइज करते हैं अनहेल्दी कंपटीशन को। इसी चीज को रेने गिरार्ड, फिलोसफर है, उसका कॉन्सेप्ट था मिमेटिक डिजायर। वो एक्सप्लेन करता है इस फिनोमेना को। कहता है इंडिविजुअल्स इमिटेट करते हैं, और वो इमिटेट करते हैं दूसरों की डिजायर्स को, जिससे डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन बनता है। आपने अपने इर्द गिर्द काफी लोग ऐसे देखे होंगे जिनके वो कुछ भी नहीं पता होता खुद। वो किसी के पास कोई चीज देख लें तो वो उस उनके अंदर ना उसकी उस चीज की डिजायर पैदा हो जाती है। अच्छी चीज देख ली किसी के पास, उन्होंने कहा यार मैं भी हासिल करनी है। ये क्रिमिनल बिहेवियर भी है। जैसे चाहे मर्जी हासिल करूं। मैराडोना इस चीज का बड़ा शिकार रहा है। मैराडोना बड़ा एक बड़ा फुटबॉलर था, एथलीट था मैराडोना। कॉन्स्टेंटली कंपैरिजंस फेस किए इसने। लेगेसी को अपनी टार्निश कर गया। बहुत बड़ा ग्रेट ग्रेट अचीवर था ये फुटबॉल में। पर्सनल डेमंस से हार गया ये। समझ आ रही है? हाँ जी, एरिक जे लार्सन, थैंक यू सर। कैन यू ब्रीफली टेल फ्रॉम दिस लेक्चर व्हाट यू हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? अब मैं कल की 2 घंटे की क्लास का क्या ब्रीफ बताऊं आपको कसवर। आप क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, या कोऑर्डिनेटर को मैसेज करना। आपको एक पूरी टॉपिक की जो पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी वो भेज देंगे, आपको पता चल जाएगा हम टॉपिक कैसे कवर कर रहे होते हैं, ठीक है? रुबीना, हम क्या कर रहे हैं इस टॉपिक में? आपका ये मसला मैं सॉल्व करूँ आज। ये आपका बहुत पुराना मसला है। हाँ जी, अच्छी एग्जाम्पल है फातिमा।
देखें ये सब के लिए है। ये रुबीना ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। आप जब एक स्टांस लेते हैं ना, देखें वकील क्या करते हैं कोर्ट्स में जाके, उन्हें पता होता है, जो एक अला पाए का वकील होता है ना, उसे पता होता है कि क्या हकीकत है, लेकिन वो फैक्ट्स को, फिगर्स को, आर्ग्यूमेंट्स को ऐसे मोल्ड कर देता है, ऐसे मैनिपुलेट करता है कि जज को वही नजर आ रहा होता है जो वो उसको दिखा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने केस के एग्रीमेंट में लड़ना है ना, अ, वो मुकदमा। उसको पता होता है, जब उसको पता होता है तो वो मैनिपुलेट करता है फिगर्स एंड फैक्ट्स को, अगर ना पता हो तो फिर वो कदा वकील है। इसलिए जो रुबीना ने यहाँ पे सवाल किया ना कि कैन कंपैरिजन बी प्रोडक्टिव, जितनी बात इधर जरूरी थी ना वो मैंने की कि हाँ प्रोडक्टिव होता है, उसी से तो इनोवेशन इंप्रूवमेंट आती है, यही तो एलिवेशन है। लेकिन होता क्या है? ये नहीं होता जी, जज साहब, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अपना स्टांस प्रूव करना है। ऑब्वियसली दूसरी साइड भी है, मैं अगर इसका डिसएग्रीमेंट करा रहा होता तो मैं इस पे निकल जाता फिर, लेकिन मैं इसमें नहीं निकला। तो इधर मैं कोई ला हासिल बहस नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने उसके हिसाब से ही आर्गुमेंटेशन करनी, जितना पार्ट जिसका देना है बस उतना ही देना। समझ आ रही है? ये सब कुछ समझ आ गई बात? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया रुबीना ने। आयशा जलाल लिखती हैं कायदे आजम के बारे में, ही वॉज मास्टर ऑफ इवेडिंग दोज क्वेश्चंस हु वर likely to go against him in the court या in any matter, मास्टर ऑफ इवेडिंग दोज क्वेश्चन। वो बात ही कायद ऐसी करते थे कि सवाल ही नहीं से बनता अगले आगे कोई, मतलब उसी पे वो कन्विंस हो जाता था अगला। आप कायदे आजम का वो पढ़ें, कौन सा ऑथर था, एक तो ऑथर्स मेरे नाम माइंड से स्किप होना शुरू हो गए अब। ब्रेवले निकल्स, उसने लिखी थी वर्डिक्ट ऑन इंडिया। बहुत बड़ा साफी था, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके तरले करते थे कि हमारा इंटरव्यू करो। वो इंडिया आया, उसने तरले करके कायद से टाइम लिया कि मैंने आपको इंटरव्यू करना है। कायद ने कहा आ जाओ। तो वो उसने अपनी किताब में जब चैप्टर छापा ना, तो उसने चैप्टर का नाम पता क्या लिखा? डायलॉग विद द जाइंट। ठीक है, तो आप उसमें पढ़ें कि वो किस तरह से कायद उसके सवालों के जवाब देते। वो कहते हैं मैं तो आगे से लाजवाब हो जाता था। तो यही तो चीज़ होती है। तो आपने मेहरबानी भी करनी है कि आपने फिर इस चीज़ को समझ के चलना है। हर दफ़ा ये सवाल नहीं बनता होता, तो कई दफ़ा चीज़ को समझ भी लेते होते हैं। ठीक हो गया? तो मैंने आपको जवाब भी दे दिया और आपकी सलाह भी कर दी है। ठीक हो गया? अगला हेडर है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कॉलन, फेम एंड सक्सेसेस, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी। देखिए जब फेम एंड सक्सेस मिलती है ना किसी को, तो इंडिविजुअल्स इस डिसेप्शन में फंस जाते हैं। डिसेप्शन होता है एक बिलीव का, डिसेप्शन ऑफ बिलीफ, कि वो अपने नैरेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जैसे चाहेंगे इमेज बनेगा, वो जैसे चाहेंगे मैनिपुलेशंस होंगी, जैसे चाहेंगे वाम उस तरफ चलेगी। लेकिन होता क्या है, जो सोसाइटल डिमांड्स होती हैं ना, वो उनकी ऑटोनॉमी को कम कर देती हैं।
ये इनको फोर्स करती हैं, ये डिमांड्स, कि भाई तुम उन रोल्स में ढलो जो कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट हो। तुम्हारी जेन्युइन पर्सनालिटी के भी अगेंस्ट हो, तुम्हारे जेन्युइन ऑरा के अगेंस्ट हो, तुम्हारी जेन्युइन ऑथेंटिक डिजायर्स के भी अगेंस्ट हो, उनसे कंट्राडिक्ट कर रहे हो, तुम्हारे मोराल्स से कंट्राडिक्ट कर रहे हो, इंटेग्रिटी से कंट्राडिक्ट कर रहे हो। एलिवेशन तो आपको नजर आती है, आपको लगता है कि फेम और सक्सेस ने इंडिविजुअल को ग्रांट कर दिया है, उनको एक ऐसी इनिशियल फ्रीडम मिल गई है। देखें जी, एक वो उनको क्या कहते हैं, एक स्टेप मिल गया ना जिसके ऊपर रख के लेडर चढ़ना शुरू कर दी उन्होंने आगे, कि वो अपने ड्रीम्स को परसू कर रहे हैं। वो जो चाहे करें, वो जो चाहे। अब जैसे आपको लगता है सर्विस में जितने बैठे हैं जो मर्जी कर रहे होंगे, ये तो किस भाव विकदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा आगे सर्विस च लग पता जाएगा। लेकिन ये फिर जो इल्यूजन है, ये शटर होता है जब आपकी पर्सनल चॉइसेस लिमिट हो जाती है, जब आपकी पर्सनल फ्रीडम्स, उनके ऊपर मोर एंड मोर चेक्स लगना शुरू हो जाते हैं। मैं पब्लिक में बहुत कम जाता हूँ। मैं इवन में स्टूडेंट से भी बहुत कम मिलता हूँ, खासकर फीमेल से। दिल भी कर रहा हो तो नहीं मिलता, किसी मेल स्टूडेंट से भी। लिमिट लग गई ना। पब्लिक जो अपीयरेंसेस हैं हमारी वैसे ही कम होती हैं। समझ आ रही है? मैं अपने रिलेटिव्स में जब भी जाऊं, पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ डॉक्टर नहीं देख रहे ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, किसी को कब्ज शरीफ हो गई है तो वो मैंने खोलनी है। मतलब व्हाट द हेल, मेरी कम होगी प्रेजेंस इन वजूहात की बिना पे। तो मैं मतलब कब्ज कुछ चूरन हूँ यार। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये इसमें शुगर ही समझ लें आप, लेकिन ये एक एग्जांपल है। वो आपको लग रहा होता है कि आपकी फैमिली में कोई अफसर बन गया तो वो तो सानू मुंह नहीं लांदा जी, तो यार आप मुंह लगवाने के काबिल तो रहो। हर काम नहीं होने वाला होता, और फिर जब ना हो तो फिर मुंह बना लेते हैं। हैं? हर काम नहीं होने वाला होता। इवन आपके बैचमेट्स कहीं बैठे हो तो नहीं कर पाते वो। मैं पर्सनली सरकारी गाड़ियों पे नहीं घूम रहा होता, मैं प्राइवेट गाड़ी पे घूमता हूँ अपनी, पता ना चले किसी को। तो मेरा खर्चा बढ़ता है।
मतलब आपको समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ? तो वो कोई ऑटोनॉमी नहीं, कोई पर्सनल चॉइस नहीं। ठीक है। इसी को नीचे बताता है आपको। नीचे। आप किसी का जायज काम भी किसी को कहो ना, अगला आपको 10 नाजायज काम पकड़ा देता है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्रूटल फैक्ट ऑफ योर सोसाइटी। किसी का जायज काम भी, ऑब्वियसली ये भी हमारी सोसाइटी तो वैसे ही collapse कर गई हुई है। हमारा फंक्शन सिस्टम जितना भी है, आप किसी के जायज काम के लिए भी आपको कहना पड़ता है। तो आप कहो ना किसी को, तो अगले ने कहना मैं तो तेरा काम कर देता है, लेकिन वो जायज था, तो अगले ने आपको 10 नाजायज काम ऊपर से और पकड़ा देने हैं। उसने नहीं देखना कि ये नाजायज है, उसने बस पकड़ा देने हैं। आप सर्विस में आओगे, आपको पता चलेगा आपके पास अच्छी पोस्ट नहीं ना है, इवन आपकी पोस्टिंग अच्छी नहीं है, तो आपको आपके बैचमेट्स मुंह नहीं लगा रहे होंगे। कोई भी बंदा, मेजोरिटी बहुत कम होते हैं, कोई भी बंदा ये सोच के आपसे आप भलाई करता है कि आप इन रिटर्न उसके लिए क्या कर सकोगे बाद में। तो चेक करो जरा हमारी नेकी का म्यार। मतलब वो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस नेकी है ही कोई नहीं, क्योंकि हमने अल्लाह के लिए तो की नहीं। और ये इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपके सारे रिलेशंस खराब हैं। हमारी सारी जो सोसाइटी है वो करप्ट है। बेस ही करप्ट है। नीचे कहता है कि ये एक डायलेमा है, इंसान फंस जाता है, उसकी ना डिफिकल्ट चॉइस हो जाती है। विल टू पावर, ये जो विल टू पावर है ना, वो इस डायनामिक को हाईलाइट करती है कि जो इंडिविजुअल है ना, फिर वो अपने जेन्युइन सेल्फ को रिलिंक्विश कर देते हैं सोसाइटल अप्रूवल के लिए। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें आप किसी की भी एग्जांपल ले आओ, ब्रिटनी स्पीयर्स की एग्जांपल अच्छी है। और ले आओ किसी किसी भी अपने लीडर की ले आओ, पॉलिटिशियन की ले आओ। किसी की भी ले आओ। फिर नेक्स्ट है जी द ट्रिवियलाइजेशन ऑफ टैलेंट। मैं पीछे एक शादी पे गया हुआ था पिछले हफ्ते। उधर मुझे अगर 200 बंदा मिला है ना, तो उसमें 190 ने हाल तक नहीं पूछा। उन्होंने कहा हमने आपको फलाना काम कहा था, हमने आपको फलाना काम कहना था, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। लो। व्हेन फेम ओवरशैडोज पर्पस। फेम और सक्सेस जो टैलेंट पे बिल्ट होती है ना, वो अक्सर औकात बड़ी छोटी रह जाती है जब उसका शिफ्ट होता है ना, वो पर्पस से प्रॉफिट की तरफ निकल जाए। ये एक डिस्कनेक्ट है। फेम एंड सक्सेस टैलेंट पे बेशक।
बिल्ड की गई हो, लेकिन वो बड़ी कट्टी रह जाती है। जब फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? प्रॉफिट की तरफ। फेम एंड सक्सेस में एलिवेशन ये है कि आपका जो टैलेंट है ना, वो शोकेस हो गया टू द वर्ल्ड। दूसरों को इंस्पायर भी करेगा, ड्राइव भी करेगा पर्सनल ग्रोथ को। लेकिन ओवर द टाइम वो टूल फॉर एक्सप्लॉइटेशन। आपके पास अभी सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल ये जो भी आपका, वो कौन जीत के आया ओलंपिक मेडल? कौन जीत के आया? हाँ जी, अरशद नदीम। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास। होता पे आ गया थोड़े च। अपने एक इंटरव्यू में जनाब कहते हैं कि मेरे ससुर जी ने मुझे जो है ना, पता नहीं 4 मज्जें गिफ्ट की हैं, तो मुझे कोई 2-4 एकड़ तो देते। बड़ा सीरियस होके कहा उसने। और उसके भाई और चचा ने बड़ा एक्सप्लॉइट करना शुरू किया हुआ दुनिया को उसके नाम पे। उसको पता है। कमर्शियल डिमांड्स बानी, मोर करप्शन। कार्ल मार्क्स। इसी चीज को रोता रहा एलियनेशन थ्योरी थेरी में। कि किस तरह से फेम और सक्सेस आपका पैशन जो है ना, वो कमोडिटी में बदल देती है। इसकी समझाने के लिए सीएसएस मार्केट। कमोडिटी में बदल जाती है चीज। आपको कोई मना नहीं करता कि आप कमोडिटी में उसको चेंज करें, लेकिन आप अपने पैशन को तो बरकरार रखें ना। आपको क्वालिटी तो दें। आप 12-12 15-15 हजार लेके सिर्फ स्ट्रक्चर ही कराई जा रहे हैं एसेज के, और ये कह देते हैं कि पढ़ना तो आपने खुद ही है। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पैशन इनटू कमोडिटी। समझ आ रही है? तो हमने देखा है इसको, ये जो ऊपर अभी हमने हेडर्स किए हैं, ये वाई का जवाब था एक किस्म का। तो इसमें फेम एंड सक्सेस एज अ ट्रायल ऑफ इंटेग्रिटी जो है ना, वो फेल होती है। वो फेल होती है, में नजर आती है। टेम्परेरीली एलिवेट करेगी, जिस तरह आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपको इंटेलिजेंस मिलेगी, शोकेस मिलेगा, एलिवेशन तो है। लेकिन उसकी जो करप्टिंग फोर्सेस हैं, वो सोसाइटल प्रेशर्स में, इल्यूजन ऑफ परमानेंस, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज, वो आउटवे कर जाती हैं इन बेनिफिट्स को, इस एलिवेशन को। तो ये कंक्लूड किया हमने ऊपर अभी वाई वाला पार्ट। अब हम देखेंगे इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर एंड देयर इट्स निगेशन।
कि कुछ लोग हैं ना जो इसको अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं जी, पहला है जी, फेम एंड सक्सेस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉजिटिव चेंज। ये ज्यादा होती है जी। अभी आपने गौर से सुनते जाना, नोट करते जाना। फेम एंड सक्सेस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को पावरफुल प्लेटफॉर्म्स जो कि सोसाइटी में पॉजिटिवली चेंज को फॉस्टर करते हैं जी, क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सेलिब्रिटीज देखें जी, सेलिब्रिटीज क्या करती हैं, वो अटेंशन ब्रॉड करवाती हैं क्रिटिकल इश्यूज की तरफ। अदरवाइज तो, अदरवाइज क्या हो जी, इग्नोरेंस रह जाए दुनिया में, अगर वो ना बताएं तो। स्पॉटलाइट में होती हैं तो बताती हैं, तो वो अपने फेम को लेवरेज कर रही हैं ज्यादा सोसाइटल गुड के लिए। चलें जी, थोड़ा थोड़ा चलता ही है, कोई बात नहीं, अगर वो कोई एक्सप्लॉइट भी कर लिया तो कुछ नहीं होता जी। देखे ना, इसको वो अब जस्टिफिकेशन भी देगा वो काउंटर वाला, फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन, यूटिलिटेरियनिज्म। जेरमी बेंथम, जे बेंथम, जे बेंथम। देखें जी, ये भी तो सपोर्ट करता है कि फेम और सक्सेस इंडिविजुअल्स को मैक्सिमाइज अपनी हैप्पीनेस करने में काम करती है और मिनिमाइज करती है उनकी सफरिंग्स को। लोगों की ग्रेटेस्ट मेमोरी देखें की नहीं, अगर वो ना करें ये सेलिब्रिटीज अटेंशन ब्रॉट क्रिटिकल इश्यूज की तरफ, तो वो पड़े रह जाए वैसे ही। जैसे मलाला है जी, देखें फिर क्या हुआ अगर वो बाहर चली गई तो। उसने अपनी ग्लोबल फेम को एडवोकेट बनाया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। उसने काउंटलेस यंग वुमेन को एम्पावर भी किया। अब इधर इसकी निगेशन है। देखें जी, ठीक है चलें, आपकी बात मान लेते हैं, ये टेंशन तो ड्रॉ कराते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉजेस की तरफ, लेकिन वो कॉज कहीं पीछे रह जाता है जी, वो इंडिविजुअल आगे आ जाता है। वो प्लेटफॉर्म उसकी सेल्फ प्रमोशन का जरिया बनता है, ना कि कॉज प्रमोशन। और जो जेन्युइन एफर्ट्स होनी चाहिए, वो तो इसकी ईगो और अल्टीरियर मोटिव से ओवरशैडो हो जाती हैं जी। अब ये जो फेम सेंटर्ड एक्टिविज्म है, ये तो बड़ी परफॉर्मेटिव होती है, क्लाउन्स हैं ये कर फिर अपने उसी के लिए रहे हैं कि हम लाइमलाइट में रहें, अदरवाइज तो ये करें ही ना। तो इंडिविजुअल का इमेज जो है ना, वो प्रेसिडेंस ले जाता है ओवर द कॉज, उसकी ऑथेंटिसिटी को डाइल्यूट कर देता है जी। कांत भी यही कहता है, इमैनुअल कांत। वो कहता है ये करप्शन है जब आपके एक्शंस मीन्स बन जाते हैं आपके पर्सनल गेन का, रादर देन एंड्स इन देमसेल्फ। ये ऊपर बात की थी ना, वही बात आ गई इधर। तो मलाला जो आप एग्जांपल दे रहे हैं जी, होगी जी बेनिफिशियल, लेकिन वो एक वेस्टर्न सिंबल बन के रह गई है सिर्फ। उसका सर्वाइवल ही नहीं है अगर वो ये नहीं करेगी तो। उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस हैं। तो मलाला पे मिसट्रस्ट है बहुत ज्यादा, पॉलिटिसाइजेशन है। समझ आई जी, समझ आई। एक ही में काउंटर देके उसका नेगेशन, बात अपनी साबित करनी है ना।
अगर खाली काउंटर दोगे तो उसको लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ कि फेम एंड सक्सेस एलिवेट मोर देन दे करप्ट। तो ये तो नहीं ना बात। टॉपिक क्या था, टॉपिक जो स्टांस था वही प्रूव किया है इसमें। काउंटर दिखा के उस काउंटर को थप्पड़ मारने शुरू कर दिया हमने, उस काउंटर का काउंटर दे दिया हमने। समझ आया? नहीं मलाला क्या कोई, मैं मतलब ये क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, दे सकते हैं तो मैंने बताया ना। वो कुछ समझ आई है? अगला काउंटर आर्ग्यूमेंट, परफेक्शन ऑफ क्राफ्ट। सक्सेस और फेम जी परफेक्शन ऑफ क्राफ्ट है जी। फेम और सक्सेस तो आपके टैलेंट का रिवॉर्ड है जी, रिवॉर्ड ऑफ टैलेंट। फेम एंड सक्सेस तो आपके टैलेंट का रिवॉर्ड है। तो चलो कुछ नहीं होता अगर एक सिंगर ने कोई कोई एक उसका स्कैंडल सामने आ भी गया तो फिर क्या हुआ, अगर एक किसी एक्टर का आ भी गया तो क्या हुआ। लेकिन वो देखें इंस्पायर भी तो करते हैं ना दुनिया को, आगे बढ़ो और अच्छा करो। देखें कल्चरल सिंबल्स होते हैं, कितना रिच कल्चर है, इनोवेशन होती है। तो फेम और सक्सेस तो क्रिएटर्स को, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बिग ऑडियंस से मिलाती है। इससे देखें जी आर्ट की अप्रिसिएशन नहीं होती जी, इंटेलेक्चुअल परसूट्स नहीं बनते जी। इसी चीज को तो फ्रेडरिक शिलर, उसने एस्थेटिक एजुकेशन कहा था, इसी को तो कहा था जी। कि आर्ट से सोसाइटी रिफाइन होती है। स्टीफन हॉकिंग जी। स्टीफन हॉकिंग देखें जी, एज अ साइंटिस्ट कैसे उसने कम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज को पॉपुलराइज किया। तो एंगेज कर दिया जी उसने ग्लोबल ऑडियंस को, एस्ट्रोफिजिक्स के साथ, मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स के साथ। निगेशन जी। ये ऊपर भी हमने बात की थी कि जो कमर्शियल प्रेशर होता है ना, वो उस क्रिएटिविटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, वैल्यू ऑफ टैलेंट को लेस कर देता है। टैलेंट एक विक्टिम बन के रह जाता है। जहां पे आर्टिस्ट क्या कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट स्कम्ब कर जाते हैं, हार मान जाते हैं, स्कम टू, ये आर्टिस्ट स्कम टू ट्रेंड्स। तो वो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप जो स्टीफन हॉकिंग की भी एग्जांपल दे रहे हैं, तो स्टीफन हॉकिंग, उसको लोगों ने बड़ा इजी लिया जी, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को। लोगों ने उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क को डाइल्यूट कर दिया मैस अपील के लिए।
तो वो तो सिर्फ डाइजेस्टिबल साउंड बाइट्स बन के रह गई, रादर देन प्रिजर्विंग इट्स इंटेलेक्चुअल रिगर। और देखिए जी, वो एक और इल्यूजन में फंस गया, नो गॉड के। तो लोगों ने भी बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर लिया इसको, और इसको मानना शुरू कर दिया। और समझ आती है जी। अगला, फेम एंड सक्सेस एज ए कैटलिस्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ। देखिए जी, ये जो जर्नी होती है ना टुवर्ड्स फेम एंड सक्सेस, ये हमें तो नहीं मिल जाती। इसमें बड़ी रिजिलियंस चाहिए, इसमें बड़ी अडेप्टेबिलिटी चाहिए, इसमें बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करके इधर आ रहे होते हैं। तो इसमें आपको परजवरेंस मिल रही होती है, आप सीख रहे होते हो, आपके अंदर पैदा होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, पैदा होती है। ठीक है। तो देखें जी, अरिस्टोटल ने भी तो ये बात की थी कि जब आपकी हैप्पीनेस एथिक्स के साथ जुड़ती है, ये सारे एथिक्स हैं, तो फिर ही आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। देखें जी, आप इसमें जौन सी मर्जी एग्जांपल लें, ओपरा विनफ्रे, कैसे पॉवर्टी से ग्लोबल रिकॉग्निशन की तरफ वो मूव हुए, और उसकी जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, क्योंकि औरतों के लिए बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, एक लेसन है जी, एम्पावरमेंट का, रेजिलियंस का, निगेशन। देखिए जी, आप ये जो बात कर रहे हैं, रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, बाउंड्री पुशिंग, ये एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उसको नीड ही क्यों पड़ी जी इसकी? एट द वेरी फर्स्ट प्लेस सुकून ना नहीं रह सकता हो, क्यों पड़ी जी? उसको एक्सटर्नल वैलिडेशंस चाहिए, उसको कल्चरल एक्सेप्टेंस चाहिए। वो तो विक्टिम है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का। उसे खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है, बस जिस तरफ उसको दुनिया ने लगाया, या वो देखता है कि दुनिया जिसको मानती है वो उसको परसू कर रहा है। ठीक है आपकी बात कि वो जर्नी तो गुजारेगा, हो सकता है परसू करके उसको पा भी ले।
लेकिन वो पाके भी फिर इन्हीं चीजों के पीछे भागता रहेगा और भागता रहता है। तो जनरल सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो कहीं दूर रह गई जी। फिर उसको इसको मेंटेन करने के लिए पब्लिक अप्रूवल्स चाहिए, प्रेशर्स वो वियर करेगा। पब्लिक अप्रूवल जब चाहिए तो वो इंट्रोस्पेक्ट कब करेगा? नहीं कर पाएगा, नहीं करते। ऑथेंटिक ग्रोथ तो है ही नहीं जी। बैड फेथ सार्टर का दोबारा आ गया यहाँ पे, ऊपर भी बात हुई थी। और कोई ले आओ, ये नहीं लिखना तो ये तो सेल्फ डिसेप्शन है कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे जी रहे हो। लिबादा आपने पर्सनल ऑथेंटिसिटी का ओढ़ा हुआ है। ओपरा विनफ्री को ले लें जी। ओपरा विनफ्री ने ओपरा विनफ्रे उसने कमर्शलाइज कर दिया अपने ब्रांड को, कमोडिफिकेशन कर दी अपनी ग्रोथ की। तो किधर गई उसकी जेन्युइन डेवलपमेंट? नेक्स्ट जी, फेम एंड सक्सेस जो है जनाब, ये ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज का बाइस होते हैं जी। कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं। देखिए जी, फेम एंड सक्सेस लोगों को कनेक्ट करता है अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स, जिससे बैरियर्स ब्रेक होते हैं, ग्लोबल यूनिटी बनती है। तो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है दुनिया की। तो इससे बड़ा सॉफ्ट में जा रहा होता है जी। इसी को जॉहन गॉट फ्रीड वो कहता है ये कल्चरल रिलेटिविज्म है कि किस तरह से फेम और सक्सेस दूसरे डिफरेंट कल्चर्स को, उनके पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ाती है। हाँ, थोड़े थोड़े होते हैं जी बीच में करप्शन, हम मानते हैं होती है जी, थोड़ी थोड़ी हो सकता है कोई ऊंच नीच हो जाए, लेकिन ज्यादा यही होता है जी। बीटीएस कोरियन बैंड है। देखें जी उसने कैसे शोहरत हासिल की, सक्सेस हासिल की, और कोरियन कल्चर को फोर फ्रंट पे ले आया। कोरियन लैंग्वेज, म्यूजिक, वैल्यूज, दुनिया के जो वर्ल्ड वाइड फैन थे जोड़ दिए उसने। निगेशन। देखें जी, आप जो बात कर रहे हैं कि कल्चर जुड़ते हैं आपस में, एक मिनट। ये जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, ये तो अप्रोप्रिएशन है। आपने नहीं देखा कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया? जहां जहां कॉलोनियलिज्म हुई, वहां के कल्चर्स तबाह हो गए। इवन जो आपकी ग्लोबल गवर्नेंस है जी, ग्लोबल गवर्नेंस का जो आइडिया है, वो नेशनलिज्म्स के लिए थ्रेट है। नहीं मानती कौमें।
उनके इंडिजिनस कल्चर्स के लिए थ्रेट है, अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं वो, अप्रोप्रिएट कर लेते हैं उनको, पोजेस कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए, विदाउट अथॉरिटी और राइट। एडवर्ड सेड, ओरिएंटलिज्म, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए इसकी, ओरिएंटलिज्म। वो कहता है कि किस तरह से ये कल्चरल एक्सचेंजेस एग्जॉटिसाइज कर देती हैं कल्चर्स को। एग्जॉटिक आगे ना बीच में, मतलब फॉरेन एलिमेंट्स, एस्पेक्ट्स, तो वो हेजेमोनिक नैरेटिव्स बन जाते हैं, आइडेंटिटी क्लैशेस बन जाते हैं, रादर देन फॉस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लोग तंग नजर होते हैं, बन जाते हैं, और हेट की निगाह से देखते हैं। बीटीएस को ले लें जी, बीटीएस ने पॉपुलराइज किया कोरियन कल्चर, लेकिन उनकी फेम ने कोरियन ट्रेडिशंस की कमोडिफिकेशन कर दी, के पॉप आइडल कल्चर, कंज्यूमर एंटरटेनमेंट कम हो गई। ठीक है, समझ आ रही है जी? ये आपको मैंने बड़ा गहरा आर्गुमेंट दिया है इसमें। समझ आ रही है? यार मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, आप बुक पढ़ते हुए इस बात को ज़हन में रखें। इसका मतलब आप इधर प्रेजेंट ही नहीं हो। क्या नहीं समझ आया? क्या एक्सप्लेन करूं? स्पेसिफिक बताया करें मुझे, क्या नहीं समझ आया? कल्चर ऑफ कमोडिफिकेशन बन गया ना, कंज्यूमर एंटरटेनमेंट बन के रह गया है, रादर देन मीनिंगफुल कल्चरल एंगेजमेंट। भी आप बीटीएस के गाने सुन के कौन सी कल्चरल एंगेजमेंट हो रही है आपकी, बताओ? लेसन नहीं किया, सॉरी, ये वो गलत बोल गया था मैं। उसने उसको लिमिट कर दिया सिर्फ कंज्यूमर एंटरटेनमेंट तक। ठीक है। तो देखें जी, ये जो फेम एंड सक्सेस, इसका करप्टिंग पोटेंशियल, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है जी, वो तो अनडिनाएबली एलिवेट करता है इंडिविजुअल्स को, उनके टैलेंट को एम्पलीफाई करता है, ग्रोथ को इंस्पायर करता है, कल्चरल यूनिटी बनाता है, फेम्स को जो है इसकी लिमिटेशंस को वील्ड करता है इंटेग्रिटी में, ये ज्यादा करता है। साथ ही इसके कंक्लूजन में इसकी निगेशन आ जाएगी कि हाँ जी ये करता तो है, लेकिन इसकी डार्कर साइड ज्यादा हैवी है। इसके फ्लॉज जो है ना, वो ये रिवील करते हैं कि इसकी डार्कर साइड ज्यादा हैवी। कमोडिफिकेशन ऑफ टैलेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ये लिख लो, कमोडिफिकेशन ऑफ टैलेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ cultural exchange, dependency on public validation,
ये इन सारे आइडियल्स को करप्ट कर देता है। इवन आप जो मोस्ट इंस्पायरिंग एग्जांपल्स हमने देखी हैं उनमें भी अंडरलाइन कंप्रोमाइजेस पाए गए। तो उसका जो करप्टिंग पोटेंशियल है वो फार एक्सीड कर जाता है देन एलिवेटिंग फोर्स। जो बच्चा एनरोल होना चाहे वो रब्ता कर सकता है 03166867 525। जनवरी एंड तक सेशन चलेगा। 10+ टॉपिक्स की अभी हो रही है आपके साथ कमिटमेंट। इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कैसा रहा जी? फीडबैक देते जाएं।